जय हिंद। आज के इस सेशन में रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं। टॉप 50 क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं और जिनकी संभावना आगे भी आने की है। हर एक शिफ्ट में यहाँ से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। रेलवे ग्रुप डी में साइंस के बिना सिलेक्शन नहीं होता है, तो सभी साथी क्लास में एंड तक जुड़े रहेंगे। काफ़ी अच्छा सेशन रहने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं। आपके एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं है, इन क्वेश्चन को कंप्लीट जरूर कर लेना, नहीं तो एग्जाम में आप पछताएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की जो दर है ये किसके बराबर होती है। तो किसी वस्तु के संवेग में जो परिवर्तन की दर होती है ये है आपकी बल के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? बल के बराबर होती है, यानी कि फोर्स के बराबर होती है। बी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसी तरह से। जिस क्वेश्चन का आंसर पता है कमेंट करके जरूर बताना। यदि किसी पिंड का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए और वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि किसी पिंड का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए और उसके वेग को दोगुना कर दिया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा पर जो प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा? उसकी गतिज ऊर्जा पर जो प्रभाव पड़ेगा वो दोगुनी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? दोगुनी हो जाएगी। गतिज ऊर्जा जो है दोगुनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी तरीके से आंसर बताएंगे फटाफट से। साइंस के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं मैंने। पृथ्वी की सतह से पलायन वेग का मान मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है। रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादा समय नहीं है आपके एग्जाम में, तो क्लास को बिल्कुल स्किप मत करना। पृथ्वी की सतह से पलायन वेग का मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है, यानी कि एस्केप वेलोसिटी का मान जो है मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है। इस तरह से पलायन करते हैं पृथ्वी से, तो इसका जो मुख्य तरह से निर्भर करता है ये पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता है। किस पर? पलायन वेग किस पर निर्भर करता है? पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता है। बी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसी तरह से। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी चाल और तरंग दैर्घ्य में क्या परिवर्तन होता है। तो उसकी चाल और तरंग दैर्घ्य में जो परिवर्तन होता है वह चाल और तरंग दैर्घ्य दोनों बढ़ जाती हैं। क्या होती हैं? चाल और तरंग दैर्घ्य जो है दोनों बढ़ जाती हैं। इस तरह से देख सकते हैं। अपवर्तित किरणें हैं ये विरल माध्यम है हवा, और यहाँ पर देखिए अपरिवर्तित किरण अविलंब है और ये सघन माध्यम यानी कि कांच है। इस तरह से होता है। अगला देखिए इसी तरीके से। सोनार किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जल्दी से बताएंगे। सोनार, ये हमारी जो पनडुब्बी होती है ये सोनार सिद्धांत से ही कार्य करती है। पराश्रव्य तरंगें होती हैं, परावर्तित तरंगें होती हैं जिन्हें गूंज कहते हैं। ये पनडुब्बी है। इस तरीके से पनडुब्बी ये पानी में चलती है, ये सोनार सिस्टम पर कार्य करती है। तो सोनार किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सोनार जो कार्य करता है ये आपका पराश्रव्य तरंगों के परावर्तन पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है? पराश्रव्य तरंगों के परावर्तन पर कार्य करता है सोनार सिस्टम है। और पनडुब्बी किस पर कार्य करती है? सोनार सिस्टम पर कार्य करती है, याद रखेंगे। बी बिल्कुल राइट होगा। अगला देखिए, ध्वनि तीव्रता का मात्रक क्या है और यह आयाम से किस प्रकार संबंधित है। ध्वनि तीव्रता का मात्रक क्या है और यह आयाम से किस प्रकार से संबंधित है। तो ध्वनि तीव्रता का जो मात्रक है डेसिबल होता है और ये आयाम से तीव्रता आयाम स्क्वायर से संबंधित है। कैसे संबंधित है? तीव्रता आयाम स्क्वायर से संबंधित है। ए राइट होगा। अगला देखिए, लेंस की क्षमता -2.5 d है तो उस लेंस की फोकस दूरी और उसकी प्रकृति क्या होगी। किसी लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी और उसकी प्रकृति क्या होगी। तो उस लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो आपकी -40 सेंटीमीटर और अवतल लेंस होगा। प्रकृति कैसी होगी? अवतल लेंस होगा। -40 सेंटीमीटर अवतल लेंस होगा, याद रखेंगे। ए बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट देखेंगे इसी तरह से। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसके घनत्व में क्या परिवर्तन होता है। जब वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस पर गर्म यानी उबाला जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दिया जाता है तो उसके घनत्व में परिवर्तन जो होगा, उसके घनत्व में जो परिवर्तन होता है बढ़ता है। घनत्व कैसा होता है? बढ़ जाता है भाई, बढ़ जाता है। अधिकतम जो होता है ये देखिए आप, जल का अधिकतम जो घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस होता है। उस समय जो है यहाँ पर जो है इसका घनत्व है बढ़ जाता है। कैसा हो जाता है? बढ़ जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए,
ओम का नियम किस पर लागू नहीं होता है, जल्दी से बताएंगे। ओम का जो नियम है ये किस पर लागू नहीं होता है, तो ओम का जो नियम है ये आपका अर्धचालकों पर लागू नहीं होता है। किस पर लागू नहीं होता है, अर्धचालकों पर लागू नहीं होता है, बी राइट होगा। अगला देखिए, किसी चालक तार की लंबाई को खींचकर दोगुना कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। किसी चालक के तार की लंबाई को खींचकर 2 गुना कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस तरीके से लेंथ को खींचकर 2 गुना कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर जो प्रभाव पड़ेगा क्या पड़ेगा, तो प्रतिरोध जो है 4 गुना हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा प्रतिरोध, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है। ये चुंबकीय फ्लक्स होता है इस तरह। चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई मात्रक है ये क्या होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई मात्रक है आपको याद रखना है, वेबर होता है। क्या होता है, वेबर जो है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। सी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे और आंसर बताएंगे जल्दी से। उससे पहले जो साथी चैनल से नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लासेस की जानकारी आपको मिलती रहे। हम रेलवे ग्रुप डी के लिए और अन्य किसी एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं तो उसके लिए भी हम जीके जीएस साइंस करंट अफेयर की एक जबरदस्त तैयारी करा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में जो फोकस चल रहा है आपका रेलवे ग्रुप डी पर चल रहा है। अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कभी कर रहे हैं तो जीके जीएस करंट अफेयर की क्लासेज आप ले सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलवे ग्रुप डी के नाम से पूरी प्लेलिस्ट मैंने चैनल पर बना दी है। जिन साथियों ने पिछली इंपॉर्टेंट क्लासेज को नहीं देखा है एक बार जाकर जरूर देख लेना। उन क्वेश्चंस ने भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं और जो करंट अफेयर कराई है 90% करंट अफेयर जहां से आती है वहीं से कराई गई है, जाकर जरूर देखना। अगला क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम किस दिशा को ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम है ये कौन सी दिशा को ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो इस नियम को चालक पर लगने वाले बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। चालक पर लगने वाले फोर्स की दिशा को ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग किया जाता है। यहाँ देखिए अंगूठे से थ्रस्ट यानी फोर्स होता है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होता है और यहाँ आपका करंट होता है। इस तरीके से याद रखेंगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ये होता है। नेक्स्ट देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर इस तरीके से होता है, इसमें मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो मंदक के रूप में इसमें भारी जल का उपयोग यानी D2O का उपयोग होता है। D2O यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर है ये भारी जल, D2O यहाँ पर फिल है, ये भारी जल का उपयोग किया जाता है। इसमें ये भारी जल फिल है यानी D2O का उपयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, D2O यानी कि भारी जल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौर सेल अर्धचालक पदार्थ पर आधारित होते हैं। सौर सेल जो है किस अर्धचालक पदार्थ पर आधारित होते हैं। ये सौर सेल, सौर पैनल जो होते हैं इस तरह के होते हैं, आपने देखे होंगे। ये किस अर्धचालक पर आधारित होते हैं, तो यह जो आधारित होते हैं ये आपके सिलिकॉन अर्धचालक पर आधारित होते हैं। किस पर, सिलिकॉन पर आधारित होते हैं। सी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट देखिए इसी तरह से, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखाई देता है। अंतरिक्ष में है आप, अंतरिक्ष में इस तरीके से ये व्यक्ति जो अंतरिक्ष में है अभी, और इसको जो है आकाश, ये देखिए यहाँ पर ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ये काला दिखाई दे रहा है। ये काला क्यों दिखाई दे रहा है, इसका कारण क्या होता है, तो काला दिखाई देने का जो कारण होता है, मेन कारण जो होता है, इसे क्या कहते हैं, वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकाश का प्रकीर्णन न होना। वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकाश का प्रकीर्णन न होना जो है, इसी की वजह से जो है वायुमंडल में अंतरिक्ष जो है काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश है काला दिखाई देता है। और नीला क्यों दिखाई देता है, तो ये प्रकाश प्रकीर्णन की वजह से ही जो आकाश है नीला दिखाई देता है पृथ्वी से, लेकिन अंतरिक्ष यात्री को ब्लैक दिखाई देता है, काला दिखाई देता है, याद रखेंगे। वी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण कौन सा है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण कौन सा है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का जो उदाहरण होता है वह आपका यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर कार्य करना। ऑप्टिकल फाइबर का कार्य करना, इस तरीके से ऑप्टिकल फाइबर होता है, उसका कार्य करना जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट देखिए इसी तरीके से,
किसी ग्रह की कक्षा में परिक्रमा करते हुए उपग्रह की कुल ऊर्जा का मान क्या होगा? किसी ग्रह की कक्षा में परिक्रमा करते हुए उस ग्रह ऊर्जा का मान क्या होगा? मान लीजिए एक कक्षा है, यह एक कक्षा है और यहाँ पर जो है कार्य कर रहे हैं उपग्रह, तो उनकी ऊर्जा का मान क्या होगा? तो उनकी ऊर्जा का जो मान होता है वो ऋणात्मक होगा। कैसा होगा? नेगेटिव होगा, यानी कि ऋणात्मक मान होगा। याद रखेंगे, बी बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, प्रत्यावर्ती धारा एसी को तिष्ट धारा यानी डीसी में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? एसी और डीसी आपने सुना होगा, एक एसी इनपुट करंट जो होता है, एक डीसी होता है, उसे प्रत्यावर्ती कहते हैं धारा एसी को, और दिष्ट धारा कहते हैं डीसी को। याद रखेंगे। में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है? तो इसे बदलने के लिए, जैसे अगर एसी को डीसी में बदलने के लिए जिस उपकरण का उपयोग होता है वह आपका रेक्टिफायर यानी कि दिशोधक होता है। क्या होता है? दिशोधक। रेक्टिफायर यानी कि दिशोधक होता है। यहाँ पर देखिए इस तरह से होता है, यहाँ एसी इनपुट है और यहाँ पर जो है डीसी आउटपुट दे रहा है। ये क्या दे रहा है? डीसी आउटपुट बनाकर दे रहा है, यानी कि एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। याद रखेंगे, बी राइट होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट देखिए, यदि किसी वस्तु पर लगने वाला परिणामी बल शून्य हो तो उसका त्वरण कितना होगा? यदि किसी वस्तु पर लगने वाला बल परिणामी फोर्स जो है शून्य हो, जीरो हो, तो उसका त्वरण कितना होगा? तो उसका जो त्वरण होगा वो भी शून्य होगा। कैसा होगा? त्वरण भी शून्य होगा, उसका बिल्कुल जीरो होगा। नेक्स्ट देखेंगे इसी तरीके से, सरल आवर्त सारणी गति करते हुए कण का अधिकतम त्वरण कहाँ होता है? सरल आवर्त गत करते हुए कण का अधिकतम त्वरण कहाँ पर होता है? सरल आवर्त गत करते हुए कण का अधिकतम त्वरण जो है कहाँ पर होता है? अधिकतम जो त्वरण होता है ये चरम यानी कि अंत स्थितियों पर होता है। किस पर होता है? चरम स्थितियों यानी कि अंत स्थितियों पर होता है। मैक्सिमम एक्सीलरेशन पर होता है। नेक्स्ट देखिए, आवर्त चक्र के दौरान प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर कब अधिकतम होता है? आवर्त चक्र के दौरान, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो स्तर होता है ये जो है कब अधिकतम होता है? तो यह जो अधिकतम होता है ये आपका ल्यूटियल चरण में सबसे अधिक होता है। कैसे होता है? ल्यूटियल फेस। ये देखिए, यहाँ देख सकते हैं, ये ल्यूटियल फेस है और यहाँ पर ये देखिए लाइन एकदम चरम पर है, यानी कि चरम पर होता है। बी राइट होगा। अगला देखेंगे इसी तरीके से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी तरीके से 22, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी जो ग्रंथि है यह कौन सी होती है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी जो अंत ग्रंथि है यह आपकी, याद रखेंगे, थायराइड ग्रंथि होती है। कौन सी होती है? थायराइड ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी तरीके से, आंसर बताइए। एंजाइम पेप्सिन किस माध्यम में सबसे अधिक सक्रिय होता है? एंजाइम पेप्सिन जो है किस माध्यम में सबसे अधिक सक्रिय होता है? तो ये सबसे अधिक जो सक्रिय होता है यह आपका अम्लीय माध्यम में होता है। किस में होता है? अम्लीय माध्यम में होता है। सी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो रक्त का थक्का यानी कि आरबीसी बनने में, तो रक्त का थक्का बनाने में विटामिन डी जो है, विटामिन के जो है आवश्यक होता है। कौन सा होता है? विटामिन के जो है सहायक होता है, आवश्यक होता है। डी बिल्कुल राइट होगा। अगला देखिए, पादप में जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर रिक्वेस्ट है, जिन साथियों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो थम्स अप का बटन दबाकर लाइक करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। पादप में जाइलन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो पादप में जाइलन का जो मुख्य कार्य होता है जल और खनिज लवणों का संवहन करना। क्या करना? जल और खनिज लवणों का संवहन करना पादप में किसका कार्य होता है? जाइलम का कार्य होता है। याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या होता है? तो मुक्त होने वाली ऑक्सीजन का जो स्रोत यहाँ पर होता है ये आपका जल होता है, यानी कि H2O होता है। क्या होता है? जल। H2O जल का रासायनिक सूत्र होता है, H2O होता है। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? मनुष्य के शरीर का कौन सा भाग ऐसा होता है जो शरीर के संतुलन को कंट्रोल करता है, यानी कि शरीर को कंट्रोल करता है, उसके लिए उत्तरदायी होता है? कौन सा भाग होता है?
तो मनुष्य के मस्तिष्क का वह भाग जो है कौन सा होता है, उसे कहते हैं सेरिबेलम। क्या कहते हैं उसे? सेरिबेलम। और अनुमस्तिष्क भी कहा जाता है, जो शरीर को संतुलित करता है यानी कि कंट्रोल करता है। ये भाग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बी बिल्कुल राइट होगा, आपके एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, इंसुलिन हार्मोन का स्रावण किस ग्रंथि की कोशिका द्वारा होता है? इंसुलिन हार्मोन का जो स्रावण है ये किस ग्रंथि की कोशिकाओं द्वारा होता है? तो इंसुलिन हार्मोन का जो स्रावण होता है यह आपका याद रखेंगे ये अग्नाशय के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? अग्नाशय के द्वारा होता है। पैनक्रीज भी इसे बोलते हैं, अग्नाशय के द्वारा होता है। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखिए, किस रुधिर वर्ग को सर्वग्राही कहा जाता है? यूनिवर्सल रेसिपेंट किसे कहा जाता है? कौन सा जो ब्लड ग्रुप होता है, यानी कि रुधिर का यहाँ पर रक्त होता है, ब्लड कहते हैं, रुधिर भी कहा जाता है। यहाँ पर कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, यानी कि सर्वग्राही होता है, सभी ब्लड से वो सभी ब्लड ग्रुप्स के ग्रुप को एक्सेप्ट कर सकता है। ऐसा ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? सिंपल भाषा में समझिए, तो ऐसा ब्लड ग्रुप जो होता है यह आपका ए बी पॉजिटिव होता है। कौन सा होता है? ए बी पॉजिटिव जो होता है ये यूनिवर्सल रेसिपेंट होता है, सर्वग्राही होता है। बी राइट होगा। अगला देखिए, डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना का मॉडल किसने दिया था? तो डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना यानी कि डबल हेलिक्स मॉडल जो दिया था ये आपका वाटसन और क्रिक ने दिया था। किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने इसकी संरचना की थी, याद रखेंगे। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला देखिए, कोशिका में एटीपी का निर्माण मुख्य रूप से कहाँ होता है? कोशिका में जो एटीपी का निर्माण होता है इसका निर्माण मुख्य रूप से कहाँ पर होता है? तो एटीपी का जो निर्माण होता है ये मुख्य रूप से माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया को याद रखेंगे, यहीं पर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका का पावर हाउस भी इसी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस भी इसी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, पल्मोनरी सिरा किस प्रकार का रक्त वहन करता है? पल्मोनरी सिरा जो होता है ये मुख्य रूप से किस प्रकार का रक्त वहन करती है? तो पल्मोनरी जो सिरा है ये मुख्य रूप से जो स्टूडेंट याद रखेंगे आप, ये शुद्ध रक्त यानी कि ऑक्सीजन युक्त का वहन करती है। शुद्ध रक्त यानी कि बिल्कुल शुद्ध जो रक्त होता है, ऑक्सीजन युक्त जिसमें होता है, उसका वहन करती है, याद रखेंगे। बी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? सभी को पता होना चाहिए, कमेंट करके जल्दी से आंसर बताएंगे। मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी होती है यह आपकी फीमर हड्डी होती है। कौन सी होती है? फीमर हड्डी जो है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। कैसी होती है? सबसे लॉन्ग हड्डी होती है, ये याद रखेंगे। बी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट देखेंगे, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा वर्णक जो है आवश्यक होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो वर्णक आवश्यक है यह आपका क्लोरोफिल होता है। कौन सा होता है? क्लोरोफिल जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों में वर्णक आवश्यक होता है, इसके बिना नहीं होगा। बी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, किस विटामिन की कमी से रिकेट्स सूखा रोग भी जिसे कहा जाता है होता है? रिकेट्स बीमारी होती है, कौन सी विटामिन की कमी से हो जाती है? तो रिकेट्स जो होता है ये आपका विटामिन डी की कमी से होता है। और विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत किसे माना गया है? कमेंट करके बताएंगे। सूर्य को माना गया है। किसे माना गया है? विटामिन डी सबसे ज्यादा कहां से मिल सकती है मानव को? ये आपको सूर्य से मिलती है, धूप के द्वारा मिल सकती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? मानव शरीर में एंटीबॉडी का जो निर्माण होता है ये मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो मुख्यतः एंटीबॉडी का जो निर्माण होता है ये आपका लिम्फोसाइट्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? लिम्फोसाइट्स के द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण होता है। किसका होता है? एंटीबॉडी, याद रखेंगे। बी राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, तंत्रिका तंत्र संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? तंत्रिका तंत्र संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई जो होती है यह क्या है? तो यह जो इकाई होती है ये न्यूरॉन होती है। कौन सी होती है? न्यूरॉन होती है। यहाँ बी बिल्कुल राइट होगा। न्यूरॉन को संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ, किस मुख्य रूप से कहाँ होता है? मानव शरीर में जो यूरिया का निर्माण होता है ये मुख्य रूप से कहाँ पर होता है? तो मानव शरीर में यूरिया का जो निर्माण याद रखेंगे आप, लीवर में होता है। कहाँ पर होता है? वृक्क यानी कि लीवर में होता है, यूरिया का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखिए, लार में पाए जाने वाला कौन सा एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में बदलता है?
लार में पाया जाने वाला कौन सा एंजाइम होता है जो स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है? तो वह होता है, कौन सा होता है, जल्दी से बताएंगे। टाइलिम एमालेज भी इसे कहा जाता है, टाइलिन एंजाइम होता है। सी बिल्कुल राइट होगा, टाइलिन होता है। कौन सा होता है? टाइलिन। नेक्स्ट देखिए, किस जीव में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? कौन सा जीव ऐसा होता है जिसमें खुला परिसंचरण यानी कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है? तो वह जीव कॉकरोच होता है। इसमें क्या पाया जाता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। अभी कॉकरोच के ऊपर आपको पता होगा, इंडिया के अंदर कॉकरोच पार्टी बनी थी, इसने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा करवा दिया है। काफी पावरफुल कॉकरोच पार्टी साबित हुई, याद रखेंगे। और ऐसा होना भी चाहिए। जब तक शिक्षा व्यवस्था हमारे देश में अच्छी नहीं होगी, हमारे देश की उन्नति नहीं हो सकती है। आप सभी ने सपोर्ट किया होगा, आई होप आप सभी ने जरूर सपोर्ट किया होगा। तो ये बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से, छोटी आंत में पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं? छोटी आंत में पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं? यानी कि छोटी आंत में जो खाना पच चुका है, पाचन क्रिया पूरी हो गई है, उसमें से जो मुख्य चीजें हैं उनको अवशोषण करने के लिए कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं? तो अवशोषण करने के लिए संरचनाएं बिली संरचनाएं यानी कि रसांकुर भी इसे कहते हैं, बिली संरचना पाई जाती है। बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखिए, पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? सेल बॉल जो इसे कहते हैं, पादप कोशिका भित्ति यानी कि सेल बॉल मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? तो सेल बॉल जो है मुख्य रूप से ये आपकी सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की यह बनी होती है। क्या बना होता है? कोशिका भित्ति बना होता है, बनी होती है किसकी? सेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट देखिए, राइबोसोम को कोशिका का क्या कहा जाता है? राइबोसोम को कोशिका का क्या कहा जाता है? याद रखेंगे, जल्दी से बताएंगे, पिछली क्लास में कराया था। राइबोसोम को कोशिका का आत्मघाती यानी कि सुसाइड थैली इसे कहा जाता है, सुसाइड बैग इसे कहा जाता है, आत्मघाती थाली किसे कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है कोशिका का सुसाइड बैग कहा जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, किस हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है? आपातकालीन हार्मोन किसे कहा जाता है? इमरजेंसी हार्मोन कौन सा होता है? तो इमरजेंसी हार्मोन जो होता है यह आपका एड्रानिल होता है। जैसे कहीं पर झगड़ा हो रहा है किसी से आपका, तो ये हार्मोन एकदम से एक्टिवेट होगा आपकी बॉडी में और ये आपको दो ऑप्शंस देगा, या तो आप लड़ो या फिर वहां से भागो। ये दो तरीके के ऑप्शंस देता है। ये आपका इमरजेंसी हार्मोन्स इसीलिए कहलाया जाता है, ये आपको इमरजेंसी में ही एक्टिवेट होता है। बी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य की सामान्य कायिक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य की सामान्य कायिक कोशिका में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है, याद रखेंगे 46 होती है। कितनी होती है? 46 गुणसूत्र होते हैं कायिक कोशिका में। किस में होते हैं? कायिक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। नेक्स्ट देखिए, किस अंग को लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है? कौन सा अंग ऐसा है जो आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है? तो स्टूडेंट, वह आपका जो है अंग कौन सा होता है? वो अंग होता है आपका प्लीहा, जिसे स्प्लीनन भी कहा जाता है। प्लीहा नामक जो अंग होता है हमारे शरीर का, उसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है? प्रकाश संश्लेषण की दर जो है किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक होती है लाल प्रकाश में। किस में होती है? प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है सबसे अधिक लाल रंग के प्रकाश में होती है। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखिए, एड्स रोग किस वायरस के संक्रमण से होता है? एड्स बीमारी जो हो जाती है ये किस वायरस के संक्रमण से होती है? तो एड्स रोग जो है स्टूडेंट ये हमारे शरीर में होता है। ये आपका कौन से HIV संक्रमण के कारण होता है? किससे होता है? HIV के कारण से ये होता है, ऐसा याद रखेंगे। यहाँ पर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, HIV के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? मलेरिया रोग जो होता है किस पैरासाइट की वजह से होता है? कौन से परजीवी की वजह से होता है? तो मलेरिया रोग जो होता है ये आपका प्लाज्मोडियम के
कारण होता है? प्लाज्मोडियम के कारण से होता है, ऐसा बी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और अंतिम क्वेश्चन है आज के सेशन का। मानव शरीर में रक्त प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है? मानव शरीर में जो रक्त प्लेटलेट्स हैं इनका मुख्य कार्य क्या होता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में जरूर लिख देना। HW के लिए क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया जा रहा है। और साथियों कमेंट करके बताना आज के इस सेशन में 50 में से आपके कितने क्वेश्चंस सही गए हैं, कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं। और जबरदस्त प्रैक्टिस के लिए रेलवे ग्रुप डी की साइंस, करंट अफेयर और जीके जीएस की एक जबरदस्त प्रैक्टिस बिल्कुल फ्री में करने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाली सभी इंपॉर्टेंट क्लास की जानकारी आपको मिल सके। इस क्लास का बिल्कुल फ्री PDF अगर देखना चाहते हैं तो लेना चाहते हैं आप तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जिन साथियों ने नहीं ज्वाइन किया है जाकर ज्वाइन करें। और डिस्क्रिप्शन में स्टूडेंट हमारी फेसबुक, इंस्टा पेज का भी लिंक मिलेगा, वहां भी हमें फॉलो जरूर करें। वहां भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पोल्स मिलते हैं और भी अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं। और साथियों क्विज के पोल्स हमारे आपको YouTube चैनल प्लस टेलीग्राम पर भी मिलते हैं, तो जाकर अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। स्कोर क्या है कमेंट करके जरूर बताना। और साथियों इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में आप दे सकते हैं तो जरूर दें, नहीं तो आपको ये क्वेश्चन का क्विज मैं फेसबुक पेज पर लगा दूंगा, वहां जाकर आप देख सकते हैं। वहां पर आप सबसे पहले अटेम्प्ट करके भी देखेंगे और वहां पर आपको आंसर भी पता चल जाएगा। तो कमेंट करके जरूर बताना साथियों। मिलते हैं अगली क्लास में। जिन साथियों ने पिछली क्लासेज को नहीं देखा है, पूरी प्लेलिस्ट है रेलवे ग्रुप डी के नाम से, जाकर जरूर देखें चैनल पर, जिसमें काफी इंपॉर्टेंट क्लासेज हमने करवाई है। PYQ लेवल के क्वेश्चंस भी जिसमें कराए गए हैं साथियों। और अगर कोई बुक जीके जीएस या फिर रेलवे के लिए ही कोई बुक स्पेशल बाई करना चाहते हैं, अब तो समय रहा नहीं ज़्यादा बुक बाई करने का, फिर भी आप कोई प्रैक्टिस सेट वगैरह बाई करना चाहते हैं तो कुछ बुक्स और रेलवे ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट मटेरियल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। जो आपको पसंद आए आप बाई कर सकते हैं और अपनी तैयारी में जबरदस्त तरीके से लगे रहिए। चैनल से जुड़े रहिए, बिल्कुल फ्री में तैयारी कराई जा रही है। अगर आप हिंदी की भी जबरदस्त तैयारी करना चाहते हैं, किसी अदर एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो हमारा दूसरा चैनल है फ्यूचर एग्जाम्स, जिसका लिंक इसी चैनल के साथ आपको मिलेगा अटैच। वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां हम हिंदी की तैयारी आपको एक जबरदस्त तरीके से करा रहा हूँ बिल्कुल फ्री में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।